नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार और मेरे साथ हैं मुकुल और प्रज्ञा। और आज इंडिया की बात में आपके सामने 3 मुद्दे होने वाले हैं। मुद्दा नंबर 1, राहुल गांधी से भाजपा को इतनी दिक्कत क्यों है? उनकी न्याय यात्रा पर हर पल अंकुश क्यों? मुद्दा नंबर 2, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और बेकाबू होती राजनीति, क्या 2024 में अब भाजपा का रास्ता आसान हो गया है? और तीसरा मुद्दा, इंडिया गठबंधन क्या बिखराव के रास्ते पर है? मगर शुरुआत हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा से करना चाहेंगे। जी हां, उन पर एफआईआर हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री जो हैं उन पर हिंदू मुस्लिम करने तक का आरोप लगा रहे हैं। न जाने क्या क्या हो रहा है। और राहुल गांधी एक न्याय यात्रा के जरिए सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो विपक्ष को करना चाहिए। आंदोलन पहले भी हुए हैं, बैरिकेड्स को तोड़ने का काम विपक्ष ने पहले भी किया है, मगर अब राहुल गांधी पर एफआईआर, ऐसा लगता है कहीं इस न्याय यात्रा के खत्म होने से पहले उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगे मुकुल। जी अभिसार, जैसे आपने कहा न्याय यात्रा खत्म होने से पहले ही, लेकिन वो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे जिससे राजनीति ना लगे, हम एसआईटी जांच कराएंगे। तो जांच से पहले ही वो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार कराएंगे। यही अपने आप में है कि उन्होंने सोच लिया है। दिक्कत इसी वजह से है कि राहुल अकेले नेता ऐसे दिख रहे हैं जो लगातार बीजेपी, आरएसएस और उसकी कॉर्पोरेट जोड़ी उस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। यही वजह है कि उनसे उनकी दिक्कत है। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, बीजेपी साफ तौर पे कांग्रेस को हराना तो चाहती है, पर सिर्फ इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, 2 इलेक्शन के बीच में भी तरह तरह के रोड ब्लॉक्स उनके सामने रखना चाहती है, जिससे कि उनके लिए 2024 के चुनाव का रास्ता साफ रहे। इस मुद्दे पर मेरा क्या पंच है, मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त भारतीय राजनीति के मैदान जंग में एकमात्र योद्धा राहुल गांधी हैं। मगर जंग में जीत शहादत से नहीं होती, जंग में जीत रणनीति बनाने से होती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए पुख्ता रणनीति का परिचय देना होगा। मुकुल, आपने देखिए किन मुद्दे पर एफआईआर दर्ज की गई है। कल्पना से विचित्र चल रहा है, वो एक अंग्रेजी में शब्द है डिस्टोपिया, वही चल रहा है बिल्कुल। बैरिकेड तोड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि हम सब जानते हैं जब विपक्ष में भाजपा होती थी तो बैरिकेड को तोड़ने का काम होता था। इस देश ने निर्भया आंदोलन भी देखा है। मगर 2014 के बाद किसान आंदोलन करने उतरता है, वो अर्बन नक्सली और खालिस्तानी हो जाता है। शाहीन बाग की औरतें आंदोलन करती हैं, वो पाकिस्तान परस्त हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन को क्रिमिनलाइज करना और उसके जरिए विपक्ष को क्रिमिनलाइज करना, हेमंत बिस्व शर्मा की जो कार्रवाई है वो यही दर्शाती है। हाँ, तो वो ऊपर से ही गाइडलाइन और निर्देश है। जब आंदोलन जीवी कहा गया आंदोलन करने वालों को, वो तभी से तय हो गया कि इस तरह से चीजों को हमें किस तरह से देखना है, बदनाम करना है। पर मुझे जो लग रहा है पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कि न्याय यात्रा का शायद कोई असर हो रहा है। हमें इतना नहीं दिख रहा, पर मुझे लग रहा है जहां जहां वो गुजर रही है वहां वहां उसका असर हो रहा है, राहुल का असर हो रहा है, यानी कुछ काम तो हो रहा है। वरना आप ये समझिए कि अगर उन पर ये हमले, उनकी यात्रा को रोकने की कोशिशें, एफआईआर नहीं होती तो जो मीडिया में या सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत खबर भी आ रही है राहुल की, वरना इस मंदिर के शोर में उनकी खबर नहीं। आप जानते हैं दिलचस्प बात यहां क्या है मुकुल? पहले हम सब में एक बहस हो रही थी कि क्या इस मौके पर राहुल गांधी को यात्रा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष के लिहाज से यह बेहतर रणनीति नहीं हो सकती थी, क्योंकि कम से कम जैसे हमने कहा ना, उसकी चर्चा तो हो रही है। वरना राहुल गांधी कुछ और करते तो वो खबरों में ही नहीं आता। ये समय बिल्कुल मोदी जी, उनकी उपवास, उनकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इन सब का समय था। इसमें बिल्कुल गायब हो जाता। पहले से ब्लॉक था कांग्रेस और विपक्ष। इस बहाने कुछ खबरें तो आई, इस बहाने एक न्याय यात्रा, उसके 5 स्तंभ, उसकी बातें तो हुई। मुझे लगता है कि इसका हाँ एक चुनावी लिहाज से बहुत असर उस तरह ना पड़े, पर लेकिन भारत जोड़ो यात्रा या ये न्याय यात्रा, इस तरह की यात्रा इस देश को जोड़ने के काम आएंगे। आप जानते हैं प्रज्ञा, सबसे शॉकिंग था असम के मुख्यमंत्री का यह कहना कि देखो राहुल उन्हीं जगहों से गुजर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर कार के ऊपर खड़े हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, बाकी जो हिंदू बाहुल इलाके हैं वो बस के अंदर। मतलब राजनीति देखिए किस स्तर की राजनीति है। मतलब भाजपा के पास जब कोई जवाब ना हो तार्किक,
तो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देना। बिल्कुल। अभी सर एक और चीज है कि हम कांग्रेस की तरफ अभी देख रहे हैं क्योंकि मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन हमेशा हम ये पाते हैं कि कांग्रेस अकेली नहीं, कोई भी विपक्षी पार्टी अकेली नहीं, अपने आप में नहीं, बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं के संदर्भ में बीजेपी वालों ने क्या कहा, बीजेपी वालों ने क्या किया, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है विपक्ष के सामने कि वो अपने मुद्दे रखना भी चाहे तो मीडिया तभी जाएगी जब बीजेपी ने कुछ किया, कभी अरेस्ट, कभी एफआईआर, कभी रोड ब्लॉक, कभी कहीं जाने से मना किया। तो आप देखिए ये विवाद हमेशा रहता है कि कांग्रेस विवाद में है, पर कांग्रेस अपना एजेंडा। अच्छा, यही नहीं मुकुल, दूसरा है कि झूठ का सहारा लेना। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, सबने लगभग झूठ और बंटवारे का सहारा लिया था कि देखिए स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उनके सामने सिर नहीं झुकाया। इस बार ऐसा लग रहा है पारा और बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ दुष्प्रचार नहीं है, इस बार एफआईआर्स हैं, दबिश है, जहां अनुमति है वहां इजाजत ही नहीं है। मुझे लगता है कि गिरफ्तार ना हो जाए अंत तक। एक राज्य का मुख्यमंत्री, जैसे आपने कहा, ये देख रहा है कि उसके राज्य की जनता को वो कैसे बांट के देख रहा है कि कौन से मुस्लिम इलाके हैं, कौन से हिंदू इलाके हैं, कौन से सिख इलाके। ये बात एक मुख्यमंत्री के मुंह से कहना यही शर्मनाक है कि भाई वो वहां खड़े हो रहे हैं, वहां नहीं। उनके लिए तो राज्य की जनता है ना, असम की जनता है ना, तो वो इस तरह से उसे तौल रहे हैं। यानी जो पहले भी जैसे सीए की बात लाई गई थी राम मंदिर के साथ साथ, ये जो लाई गई है और आगे की बात जो हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आगे क्या, एक विनम्रता की बात कर रहे हैं, आगे एक देश को आगे, लेकिन इंटरनल, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही हैं वो एक तरह से ध्रुवीकरण बढ़ाने, सांप्रदायिकता बढ़ाने, इसी की कोशिश लगातार दिख रही है, चाहे वो न्याय यात्रा पे हमला हो या कुछ और। बिल्कुल। अभी सर इसमें एक और चीज है, लेकिन खुश होने की बात विपक्ष के लिए ये है, कांग्रेस के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है, कि जब उनको रोका गया कि यूनिवर्सिटी में जाने से, तो स्टूडेंट्स खुद बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलेंगे, हम बात करेंगे, और वहां उनका कुछ वार्तालाप भी चला, वो उसको भी कवरेज मिली है। तो क्या आपको लगता है ये वजह दिखाई देती है भाजपा की इनसिक्योरिटी की? देखिए आपके पास सब कुछ है, साम दाम दंड भेद से आप अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा आपके पास है, आपके पास मीडिया है, प्रचार तंत्र है, आप एक यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। उसके खिलाफ आपने पूरा एक प्रचार, एक पूरा झोंक दी है पूरी ताकत। कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए शायद बीजेपी ही काम कर देगी, कि उनको कुछ सिंपैथी में ही मिल जाए, कि उनको प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा यहाँ, शायद मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है बीजेपी को। राहुल इंडिविजुअल, राहुल की एक छवि है कि वो एक भला आदमी है, भले वो उस तरह का चतुर राजनीतिक नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक अलग प्रोपेगेंडा तो अलग है, पर एक आम लोगों में छवि है कि ये अच्छा नेता है, बोलता है, सच बोलता है। उनसे दिक्कत है, वही अकेला नेता। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग बोल हैं, अलग अलग विचार हैं, पर राहुल इंडिविजुअल जैसे बोलते हैं सीधे आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, ये ऐसा कोई और नेता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो बहादुरी है, मगर और इनफैक्ट आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अब वो एक नई चीज का जिक्र कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए, विद्यार्थियों, युवकों, औरतों के लिए। मगर आपको नहीं लगता इसको कांग्रेस को और एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो शायद वो भविष्य में करेगी भी? क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है जंग जीतने के लिए होती है। आप शहीद हो गए तो आपको कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है, इतिहास के पन्नों में याद रखेगा, मगर ये जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं उसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तभी आप राजनीतिक दस्तक दे पाएंगे देश के मानचित्र पर। ठीक है, राजनीति के हिसाब से, लेकिन जब ऐसा दौर हो, एक ऐसा दौर ये चल रहा है जो हम सब देख रहे हैं कि इसमें एक बहुत ही अलग तरह का माहौल है, उसमें शायद मुझे लगता है कि और 2-4 लड़ाइयां हारने के लिए भी लड़ी जाएंगी, तब शायद कुछ नए भारत। तो क्या विपक्ष एक तरह से मान चुका है कि ये लड़ाई जो है ये वो हारने के लिए ही लड़ रहे हैं? क्या उनके मन में ये भावना की जा चुकी है, खासकर जिस तरह से पूरा ये माया जाल है प्रचार का, प्रधानमंत्री के रुतबे को ईश्वर तुल्य बता देने का? वो सब चल रहा है, ये सही बात है, खासतौर से 22 जनवरी के बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, इस भाव से नहीं लग रहा है कि वो लड़ रहे हैं। ये भी सच है कि उनकी पार्टी में अलग अलग आवाजें आती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई उनकी बात को काट भी देता है बीच बीच में, लेकिन फिर भी विपक्ष के सारी पार्टी, इंडिया अलायंस की सारी पार्टी चाहेंगी कि वो अपना झंडा गाड़े रहें, तो यही उनको एक मोमेंटम देगा। चलिए, विपक्षी गठबंधन के सामने क्या चुनौती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मगर जो दूसरा मुद्दा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है 22 जनवरी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद जो राजनीति हो रही है, शंकराचार्य जो अपनी तरफ से मशवरा दे रहे हैं उसे नहीं सुना जा रहा है, और समानांतर तौर पर
एक तनाव समाज में भी देखा जा रहा है। अब ये जो राजनीति का लब्बो लबाब है, क्या इसके जरिए कहा जाएगा कि भाजपा की राह आसान हो गई 2024 के लिए, और क्या यह समाज और ज्यादा बढ़ता दिखाई देता है? क्या है इस मुद्दे का पंच, इस बार प्रज्ञा बताएंगी। अभिसार, मेरा मानना है कि जो भाजपा कहती है कि देश का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है और ये एक मंदिर एक टूरिज्म का साइट बनेगा, वो हो ना हो, लेकिन जो हादसे हुए हैं 22 जनवरी को, उससे एक दिन पहले और उसके बाद भी छुटपुट जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, अलग अलग जगहों पे, कहीं आग, कहीं झगड़ा, कहीं लड़ाई, ये कहीं ना कहीं देश की स्मृति को बिगाड़ रहा है। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा मानना यह है कि पहले दिन से ही ये पूरा राम मंदिर की मांग, ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। चाहे वो मूर्ति रखने की घटना हुई, चाहे बाबरी मस्जिद गिराने की घटना हुई, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा की घटना हुई, ये पूरा राजनीति के लिए है, राजनीति के द्वारा है। तो इसमें ये सोचना, और उनकी राजनीति क्या है, सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण, और ये और आगे बढ़ेगा। इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि अब इस देश को सेक्युलर कहना एक तरह से थोड़ी सी ज्यादती होगी। जिस तरह से 22 जनवरी का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से तमाम संत हाथ जोड़े प्रधानमंत्री के सामने खड़े दिखाई दिए, उससे दो चीजें सामने स्पष्ट होती हैं। पहला, हम शायद एक हिंदू राष्ट्र हैं, और दूसरा, प्रधानमंत्री ना होके चुन के आए एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ना होकर राजा बन गए हैं। क्योंकि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, वहां पर कई संत बोलते हैं इस तरह की बातें, खुद उनके मंत्री उन्हें राजा का दर्जा देते हैं, जो अपने आप में लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं दिखाई देता। अब देखिए, 22 जनवरी की बात देखें यहां पर मुकुल, शंकराचार्यों की आपत्ति थी, उनको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने का पूरा प्रचार चलाया गया। मेरे ख्याल से उनमें से जो शंकराचार्य सबसे मुखर थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पता नहीं उन्हें क्या बाद में पाठ पढ़ाया गया, उसके बाद में उन मोदी जी के गुण गाने लगे। यानी कि देखिए, क्या कल्पना से विचित्र चीज है कि धर्म का मुद्दा है, और धर्म के लिहाज से जो लोगों की पैठ बताई जाती है, उनकी आवाज कहीं नहीं है। उल्टा तमाम जो संत थे, हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे, जो यजमान थे अनिल मिश्रा, उनकी शक्ल कहीं नहीं थी, सिर्फ प्रधानमंत्री थे। ये तो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, जब उनका राज्याभिषेक होता था, संत लोग खड़े रहते थे, बिल्कुल वही नजारा था। बिल्कुल हाँ, तो जैसे आपने कहा राजा, वो और भी इससे आगे बढ़कर उन्हें चक्रवर्ती राजा के तौर पर पेश किया जा रहा है। अश्वमेध यज्ञ शुरू हो चुका है, उसका घोड़ा छोड़ दिया गया है। अब उसे कौन पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा उसे बीजेपी से युद्ध करना होगा, सीधी सी बात है। तो उनका साफ मुद्दा था, ये राजनीतिक मुद्दा था पहले दिन से। चाहे वो आरएसएस, उसकी वीएचपी के तहत ये मुद्दा हुआ, चाहे वो मूर्ति रखी गई, बाबरी मस्जिद का गिराना हुआ, मैंने जैसे पहले कहा, तो ये मुद्दा ही राजनीति के लिए लाया गया था, और अब ये मंदिर बन गया। अब इसमें और तड़का कैसे लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें एक भक्ति का पक्ष हो, एक पक्ष भक्ति का भी है, जो उस तरह से आराध्य अपने को राम को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन एक उग्रता का पक्ष, वो कैसे होगा, वो अब आगे होगा। ज्ञान व्यापी मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि, इन सब का, ये सब लगातार पैरेलल चल रहे हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं चल रहे थे मुद्दे, उन्हें लाए गए। अब ये कब उन्हें आगे बढ़ाना है, कब बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, हो सकता है 2024 का काम राम मंदिर से चल जाए, आगे के लिए 29 के लिए ज्ञान व्यापी और ये मुद्दे रखे जाएं। तो पूरी एक राजनीति है, और उस राजनीति के तहत ही ये मुद्दा है। मगर आप जानते हैं, रामायण के सिद्धांतों का भी जिक्र करना बहुत सुविधावादी तरीके से, भाई रामायण में तो राजधर्म का भी जिक्र है, बिल्कुल, राजा की अपना जो धर्म होता है प्रजा के प्रति, उसका भी जिक्र है, उसकी जवाबदेही भी है, कर्तव्य और न्याय की बात भी होती है, सोशल जस्टिस की भी बात है, उसका जिक्र नहीं होगा। यहां राम और रावण यानी कि एक व्यक्ति का महिमा मंडन, बस अपनी शर्तों के हिसाब से आप रामायण का जिक्र करेंगे, उस पर राजनीति करेंगे, मगर रामायण के अंदर जो कई मुद्दे हैं उसकी आप बात नहीं करेंगे। यही नहीं अभिसार, जो भी वो कहेंगे, जब वो इस भाव से बात करेंगे कि हम न्याय के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के बेहतरी के लिए अब काम करेंगे, अब राम राज आ गया है, लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि जनता के सामने जो स्टेटमेंट रखा जाता है किसी भी नेता का, और जो उनकी पार्टी का या उनकी सरकार के जो काम होते हैं, जब उन दोनों में विरोधाभास है, तो उसको कौन हाईलाइट करेगा? क्योंकि जनता में तो आपने प्रचार फैला दिया है, और जनता कहीं ना कहीं भावुक भी हो जाती है इन चीजों की वजह से। और जैसे मुकुल ने कहा कि कुछ लोग श्रद्धालु भी हैं, तो
इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जब वो बार बार अपनी ही पीठ ठोक रहे हैं, थपथपा रहे हैं, अपने ही अचीवमेंट्स की हर बार बात कर रहे हैं और फिर उसमें वो राम के मुद्दे को भी जोड़ रहे हैं। राम के साथ, जैसे मेरी भी बात हुई बहुत धार्मिक लोगों से, राम के साथ सबसे महत्वपूर्ण है क्यों राम की महिमा है, क्योंकि रामराज की महिमा है। रामराज अगर हम एक मान लें, एक आदर्श राज्य है, वैसे रामराज वास्तविक में कैसा था हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर एक आदर्श राज्य, तो रामराज की कसौटियों पर भी तो मोदी सरकार को खरा उतरना होगा। और रामराज की कसौटी क्या होगी? सबसे पहले कानून का राज, न्याय का राज, बराबरी का राज, और वो कहां है? और ये देखिए, मैंने लेख भी लिखा न्यूज़ क्लिक में कि हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े जो सरकार की एजेंसीज हैं, एनसीआरबी है, कुछ भी है, वो लगातार बता रही है किस तरह क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह गैर बराबरी बढ़ रही है, किस तरह उत्पीड़न बढ़ रहा है, दलितों का, महिलाओं का। तो रामराज की कसौटी पर अगर मोदी राज नहीं होगा तो राम का मंदिर बनने से बहुत मैं प्रधानमंत्री ने 2014 में एक भाषण दिया था, उनसे कहा गया था कि भाई एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो जब महात्मा गांधी से पूछा गया तो महात्मा गांधी ने कहा कि कल्याणकारी राज्य यानी राम राज्य। अब देखिए कितनी सुविधावादी अंदाज से उन्होंने यहां पर महात्मा गांधी का जिक्र किया, मगर महात्मा गांधी ने 1929 में हिंद स्वराज में यह भी लिखा था कि मेरे लिए राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरे लिए राम राज्य का मतलब राम और रहीम दोनों की शिक्षा बराबरी हो, मेरे लिए एक ऐसा राम राज्य हो जिसमें सबको न्याय मिले, जहां एक कुत्ते के लिए भी इंसाफ हो। ये बात गांधी जी ने बात कही थी। मुस्लिमों के बीच भी गए तो उन्होंने उसे राम राज को कहा खुदाई राज। ऐसे ही ईसाइयों के बीच उन्होंने उसका मसीह का राज एक तरह से कहा, ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं, यानी वो उस शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, उस सुधार की बात कर रहे हैं, उस बराबरी की बात कर रहे हैं। तो रामराज कोई हिंदू राज नहीं है या खुदाई राज कोई मुस्लिम राज नहीं है, वो एक बराबरी का राज है, एक इंसाफ का राज। अब ऐसे में प्रज्ञा, मैं आपसे जानना चाहता हूं विपक्ष के लिए क्या रास्ता है? देखिए, जैसे ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ एक पूरा प्रचार चला दिया जाता है कि साहब ये देखिए हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, जबकि वो जो बातें कर रहे हैं वो शंकराचार्य का ही सहारा ले रहे हैं कि भाई जब मंदिर ही पूरा नहीं है तो हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों जाएं। वो धर्म विरोधी बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का भी है, वो 22 जनवरी को नहीं गए मगर उन्होंने चंपत राय को खत लिखा कि ठीक है बाद में मैं अपने परिवार के साथ आना चाहता हूं। तो विपक्ष के तेवर दिखाई दे रहे हैं, मगर भविष्य के लिए इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के क्या तेवर होने चाहिए? अभिसार, देखिए भाजपा ने जो किया है, उन्होंने हिस्ट्री को, मिथोलॉजी को और संस्कृति को बिल्कुल मिश्रित कर दिया है। तो अगर वो राम राज की बात कर रहे हैं तो उनसे एक सीधा सवाल बनता है, कौन सा राम राज? प्रजातंत्र, जनतंत्र, या आप जो पीछे के कालों की बात करते हैं उन कालों में से कौन से वर्ष में ऐसा राम राज्य था जिसे आप, मतलब उनको स्पेसिफिकली पूछना चाहिए कि कौन सा कानून आप लागू करेंगे या कौन सा कानून हटाएंगे जिससे कि हमें लगेगा कि राम राज। इनफैक्ट रामायण, तो देखिए रामायण वाज ऑल अबाउट नारी सम्मान। उस नारी सम्मान पर वो युद्ध लड़ा गया था। हम सब जानते हैं नारी सम्मान को लेकर सबसे ज्यादा आजाद भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे पॉलिटिसाइज किया है तो भाजपा ने किया है, और सबसे ज्यादा नारी सम्मान को लेकर किसी सरकार का रिकॉर्ड खराब है तो वो भाजपा है। आप एक इंसान को 90 दिन के पैरोल पर रिहा कर देते हैं जो एक बलात्कारी है, हत्यारा है। आपके अपने सांसद जो हैं उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, वो आदमी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। आप नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी सम्मान इज ऑल अबाउट रामायण। क्या बात कर रहे हैं लोग? देखिए, हर एक धार्मिक किताब, हर एक धार्मिक जो आइडिया होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लिख दिया गया है या कह दिया गया है और हमको बिल्कुल उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। किसी भी धर्म में इंसान इसलिए इंसान है क्योंकि वो अपनी चॉइसेस खुद बनाता है। तो अब जो भाजपा कह रही है राम राज, तो हमको पूछना चाहिए ना कि आप हमसे क्या ले रहे हैं और क्या देंगे। लेकिन मैं एक और जोड़ दूं, सुविधा के अनुसार किस तरह बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी राम का चित्र है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि संविधान में राम के साथ शिव का भी चित्र है, वहां अशोक का भी चित्र है, बुद्ध का भी चित्र है और अकबर का भी चित्र है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने एक स्पेसिफिक बात की। ऐसी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। ये अपने आप में बहुत समझने वाला वाक्य है कि अगर ये फैसला यहां नहीं देता तो फिर वो लाज नहीं रखता। नहीं, शबरीमाला में हम देखते हैं ना,
शबरीमला का जो फैसला जी, आया था, हाँ, अमित जमाने शाह से किस इनकार तरह कर की दिया था। बयानबाजी कर जी, रहे जी। थे, तो वो तो सुविधावादी चीजें हैं। बहरहाल अब हम रुख करेंगे अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे का। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। कह रही हैं कि बाद में जब चुनाव हो जाएगा तब हम देखेंगे कि भाई सीट पावर शेयरिंग को लेकर क्या होना चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर, सामाजिक न्याय के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलता है और नीतीश कुमार खास तौर से प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट देते हैं। क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? बताइए मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? जी, मुझे ये लग रहा है कि जैसा विश्वास इंडिया गठबंधन की शुरुआत में लोगों के बीच गया था कि एक विपक्ष है, क्योंकि लोकतंत्र में एक अच्छा राज्य तभी होगा जब पक्ष और विपक्ष होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ना था, जैसे वो आगे बढ़ी बातें, वो विश्वास कमजोर नजर आया। और अब जनता में तो क्या विश्वास हो जब ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच ही विश्वास की कमी है। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा जिससे कि वो डिमांड कर सके, हक से जाहिर कर सके कि हमें कितनी सीटें चाहिए। यही कॉम्प्रोमाइज अब कांग्रेस पार्टी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे का चुनाव धुंधला लगता है पूरे इंडिया अलायंस के लिए। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि जब तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी रहेंगी तब तक इंडिया गठबंधन के कोई मायने नहीं है और ऐसी सूरत में भाजपा को चुनौती देना नामुमकिन सा होता जाएगा। वो भाजपा जिसके पास सब कुछ है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने किया, एजेंसीज, प्रचार तंत्र और सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला, विपक्ष की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल से कर्पूरी ठाकुर वाला जो भारत रत्न है वो एक वेकअप कॉल था। आपने देखा, पहले नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं एक्स पर जी, उसमें प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं होता है, उसे डिलीट करते हैं 1 घंटे बाद और नए ट्वीट में प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाता है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि किस तरह से अब बिहार में सूरत बदलने वाली है और यह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नहीं, मैं इसमें यह कहूंगा कि क्रेडिट का मामला तो खैर चाहे वो केंद्र को जाए चाहे मोदी जी को जाए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया। लेकिन मैं यहां दूसरी तरह से सोच रहा हूं, भारत रत्न हो या भारत के राष्ट्रपति हो, ये सब प्रतीकात्मक बनाए जा रहे हैं। वास्तव में भाई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब है उनकी जनवादी, उनकी समाजवादी नीतियों को लागू करना, तभी इसका मतलब है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने का मतलब है जब आदिवासियों के हित की, उनकी जल जंगल जमीन की बात करना। सबसे बड़ी बात जी, नए संसद का उद्घाटन होता है और संवैधानिक पद पर जो सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया तक नहीं जाता है। यही राम मंदिर में भी हुआ। हाँ। उसमें भी राष्ट्रपति नहीं है, ना अब वाले हैं ना पुराने वाले हैं। राष्ट्रपति एक तरह से वो प्रतीकों की राजनीति खेल रही है बीजेपी और मोदी जी। वो चीजों को आगे रखती है, ऐसी उनके लिए राम है। राम से भी उनका कोई बहुत दिली रिश्ता नहीं है, उनके लिए बहुत भक्ति का मसला नहीं है, वो है राजनीति का मसला। इसलिए 2024 22 जनवरी को ये लाया गया, जबकि सारे शंकराचार्य, अगर वो धर्म के पैरोकार माने जाते हैं, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं उनके लिए, तो वो कह रहे हैं कि रामनवमी तो अभी आ रही है अप्रैल में। तो रामनवमी से पहले ही आपने आधे अधूरे मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी क्यों? चलिए, वो इसलिए हम बात इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी का जो रवैया है, जिस तरह से उन्होंने कहा नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या ये जायज है या आपको लगता है कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा एजेंसीज की रेड पड़ी थी, उनके जो अपने विधायक हैं पार्था चैटर्जी के घर, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से कितना पैसा मिला था, वो भी एक दबाव है। क्या आपको लगता है कुछ रहस्यमय फोर्सेस काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, शायद किसी ने, जिसके चलते ये दरार आ रही है सामने उभर कर? शायद किसी ने पीछे से बीजेपी की वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया हो, तो अब फिर एक नया साइकिल शुरू होगा क्लीनिंग का। ये भी हो सकता है एक चीज, क्योंकि हमने असम में यही देखा कि कांग्रेस के लीडर जिनके ऊपर सीबीआई की प्रोब की बात थी और कांग्रेस बीजेपी उन पर आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस लगा रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि विपक्ष अपने आप को कमजोर कर रहा है और वो सामने की लड़ाई तो देख रहे हैं रीजनल पार्टीज, लेकिन वो लंबी लड़ाई नहीं देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका और प्रज्ञा, आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।